गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12 नंबर लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ अपन देखते हैं। यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल पर तुम देखते हो कि कार और ट्रक का जो ड्राइवर है वो क्या करता है, गाड़ी को धीमा करता है ना। ये बात आप देख चुके हो। फिर आगे बताए, यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। और तुम भी क्या करते हो, साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हो। हैव यू एवर थॉट वाई ए व्हीकल स्लो डाउन वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कोई भी व्हीकल है, आपकी जो बाइक है, आपकी जो साइकिल है, वो रुकती क्यों है। तो फिर इसमें बताए, नॉट ओनली व्हीकल एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। देखो इसमें बताया है कि एनी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो मूव कर रहा है ना, स्लो डाउन है ना, वो धीमा होता है। वेन कब, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। फाइनली इट स्टॉप्स है ना, अंततः वो रुक जाता है। आप देख रहे हो एक गेंद चल रही है ना, एक गेंद लुढ़क रही है, लेकिन लुढ़कने के कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है, जबकि आपने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है, वो कैसे रुकती है, तो ये बात हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो ये लिखा है फाइनली इट स्टॉप्ड, अंत में वो रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल है ना, आपने एक जो है वो मूविंग बॉल देखा है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर देखा है। स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, जो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। वेन डू वी स्लिप है ना, हम क्यों फिसल जाते हैं है ना। वेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील, जब हमारी पेड़ जो है वो बनाना पील यानी बनाना के छिलके पर गिर जाती है ना, रखते हैं तो हम क्यों फिसल जाते हैं। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर है ना, गीले और चिकने आंगन पे चलना कठिन क्यों होता है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर हम इस लेसन में देखेंगे है ना। तो इसमें बहुत सारे देखो आपके डायग्राम भी दिखाए हुए हैं है ना। एक बच्चा चलते चलते गिर गया है ना, और आप थोड़ा सा ये डायग्राम देखिए। तो अपन जो है वो इसमें एक्टिविटी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पैराग्राफ है उसके बारे में अपन डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। चलो अपन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है, यू शा दैट इफ अप्लाई द फोर्स है ना, अप्लाई द फोर्स, जब फोर्स अप्लाई होता है अलोन द लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड से जब फोर्स आप अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन एक्ट्स अलोन द राइट, तो फ्रिक्शन जो है वो राइट में अप्लाई होता है। यानी आप जिस साइड में फोर्स अप्लाई करते हो उसके ऑपोजिट साइड में जो है वो फ्रिक्शन अप्लाई होता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोन द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोन द लेफ्ट है ना, लेफ्ट डायरेक्शन से वो अप्लाई होगा। दी बोथ केसेज है ना, दोनों ही केस के अंदर यहाँ पे बताया है, दी फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक है ना, बुक की जहाँ मोशन हो रही है उस मोशन के जो है वो अपोजिट यानी अपोज है ना, लिखा है ना OPPOS, अपोज द मोशन ऑफ बुक है ना, बुक की मोशन के अंगेस्ट में जो है फोर्स लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज है ना, तो कोई भी जो फ्रिक्शन है वो हमेशा कैसे लगता है ना, अपोज दी अप्लाइड फोर्स है ना, जो आप फोर्स अप्लाइड करते हो उसको
उसके ऑपोजिट में फोर्स लगता है। इन दी अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, है ना, बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल। यहाँ पे अगर हम एक टेबल के ऊपर एक बुक को खिसकाएंगे तो हम जिस डायरेक्शन में बुक को खिसका रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है ना। तो यहाँ पे लिखा है इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल दी सरफेस, सारी सरफेस का फ्रिक्शन सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जो आपकी सरफेस है वो अलग अलग फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई करती है। तो ये बातें हमने जो है वो इस चैप्टर में इस पेज पर पढ़ी। अब अपन चलेंगे पेज नंबर जो है वो आपका है 148। तो 148 पेज देखिए। तो यहाँ पे अपन जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में लिखा है डज द डिस्टेंस कवर्ड, है ना, एक एक्टिविटी है उसके बारे में बता रहे हैं कि डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑन विच द सेल मूव। तो यहाँ पे सेल जो है वो मूव कर रहा है उसके बारे में एक्टिविटी आप पढ़ लेना, ये एक्टिविटी बताई हुई है। तो मैं आपको ये पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये लिखा है कुड दी स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द शेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है सेल, तो वो जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अगर फ्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, फ्रैक्शन कम रहेगा तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। यहाँ पे देखिए, तो फ्रैक्शन इज ए, है ना, काज्ड बाई द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। तो जिस दो सरफेस के कांटेक्ट में अगर इरेगुलरिटीज है, यानी वो जगह जो है वो उबड़ खाबड़ है, अगर वो प्लेन नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इवन दोज सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ, है ना, तो उसके अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ क्या होती है? मिनट होती है ना, MINUT मिनट होती है। और इरेगुलरिटीज ऑन डैम, यानी उस पर क्या है? उबड़ खाबड़ होती है, वो ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती है ना। लेकिन कई जगह क्या उबड़ खाबड़पन छोटा होता है, कई जगह ज़्यादा होता है। तो ये जो इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस, है ना, लॉक इनटू वन अनोदर, यानी जो ये इरेगुलरिटीज होती है इसके अंदर दो सरफेस क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। और वेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, और जब हम जो है वो किसी भी सरफेस को मूव करने की ट्राई करते हैं, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स, हम जो है एक फोर्स अप्लाई करते हैं टू ओवरकम, है ना, हम उसको निकालने के लिए। इंटरलॉकिंग जो टू सरफेस में जो इंटरलॉकिंग हो गई है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ऑन रफ सरफेस पे अपन जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। देर आर ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, है ना, तो उसके अंदर क्या है? बहुत सारे इरेगुलरिटीज है, जो आपका सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है तो फ्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर, है ना, फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा। इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड, है ना, अगर आप रफ सरफेस को यूज में ले रहे हो तो उस पर क्या लगेगा? फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा। और जिसका सरफेस रफ नहीं है उस पर क्या है? आपका फ्रैक्शन जो है वो कम लगेगा। ठीक है। 149 149 149 की अपन स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बताया है वी सी दैट द फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन ये लिख लीजिए, व्हाट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर क्या हो गया? वी सी दैट द फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन दी टू सरफेस में जो उबड़ खाबड़पन जो होता है, जो खुरदरापन होता है, जो रफनेस होती है, उसके कारण जो फ्रिक्शन लगता है। इट इज़ ओबियस दैट, है ना, ये बात ओबियस ही है
क्या ओबियस है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड, ना हार्डर, अगर आप दोनों सरफेस को आपस में दबाओगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस, है ना, तुमने अनुभव किया होगा, इट बाई ड्रैगिंग ए मैट, है ना, अगर तुम एक मैट को ड्रैगिंग करोगे, खींचोगे, एक चटाई को खींचोगे, वैन नो बॉडी इज सिटिंग ऑन इट, जब उस पर कोई नहीं बैठा होगा, एंड वैन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब एक लड़का उसके ऊपर बैठा होगा और आप उस मेट को ड्रैगिंग करोगे, खींचोगे, तो उसको खींचना यानी ड्रैगिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो सरफेस को दबाओगे, प्रेस करोगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप 12.6 डायग्राम देख सकते हो। फिर आगे बताए, रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये कह रहा आप वह अपना अनुभव को याद कीजिए जब आपने एक भारी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रैग किया हो, है ना, उसको धक्का दिया हो, खींचा हो। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऐसा अनुभव नहीं है तो क्या कह रहा है, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, तो ये कह रहा है आप ऐसा अनुभव लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। व्हाट इज इजियर, है ना, क्या आसान है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट वेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। तो ये कह रहा है कि आप एक बड़े बॉक्स को धक्का दोगे तो वो ज़्यादा आसान है या रनिंग बॉक्स को धक्का देना ज़्यादा आसान है। तो आपको पता है कि रनिंग बॉक्स को धक्का देना ज़्यादा आसान है, और जो फिक्स है, जो एक जगह रुका हुआ बॉक्स है, उसको धक्का देना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब बॉक्स सरफेस पे पड़ा है तो जो सरफेस की जो इरेगुलरिटीज है और जो आपके बॉक्स है उसकी इरेगुलरिटीज है, उनके अंदर इंटरलॉकिंग हो जाती है, उसके कारण उस बॉक्स को धक्का देना जो है वो मुश्किल रहता है। यही बात ये आगे बता रहे, दी फोर्स, है ना, तो ये फोर्स है रिक्वायर्ड है टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, तो उसमें क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, है ना, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम स्पीड इन मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, तो एक में अपने को क्या चाहिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जरूरत रहेगी, है ना, तो एक में तो क्या देगा ये बताया ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, और एक में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, एक में जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो आप देखोगे कि जो रनिंग जो बॉक्स है उसको और ज़्यादा रन करना इजी होता है, जबकि जो बॉक्स पड़ा है तो उसको रन करना मुश्किल होता है। व्हेन दी बॉक्स स्टार्ट, है ना, जब किसी कोई भी बॉक्स है वो क्या हो जाती है, स्लाइडिंग हो जाती है, लुढ़कना शुरू हो जाती है। दी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट, है ना, पॉइंट्स ऑन फ्लोर, है ना, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक। फिर आगे देखिए, आगे ऊपर ये पैराग्राफ में लिखा है, तो फ्रिक्शन एंड यू फाइंड दी सम वाट ईजियर, तो तुम्हें पता चल गया ना इजी क्या है, तो टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्ट, है ना, तो ये पुराना जो रनिंग डब्बा है उसको मोशन में लाना जो है वो ज़्यादा इजी रहता है, यानी जो चल रहा है जो मोशन में उसको धक्का देना इजी रहता है, और जो पहले से रुका हुआ है उसको अपने को धक्का लगाने में ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है। चलो अब देखते हैं फ्रिक्शन, है ना, ए नेसेसरी इविल, तो फ्रिक्शन जो है वो एक आवश्यक बुराई है ना, एक समस्या है ये, लेकिन ये ज़रूरी भी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि बनाना पील पे जब आप दौड़ोगे तो आप फिसल जाओगे, है ना, आप क्या हो जाओगे, स्लिप हो जाओगे। लेकिन अगर आप सड़क पर दौड़ोगे तो आप स्लिप नहीं होगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन जो है वो कंपल्सरी इविल है। हाँ देखिए,
recall now some your experience is it is easier to ना होल्ड ए, ये कह रहे हैं कि एक वस्तु को जब आप पकड़ोगे, किसी भी गिलास को, यहाँ पे कुल्हड़ का एग्जाम्पल दिया है, अर्थन पोट का एग्जाम्पल दिया है, तो उसको जो है वो होल्ड करना ज़्यादा इजी होता है ना। और एक ग्लास टम्बलर, तो ग्लास टम्बलर को आप जो है वो आसानी से नहीं पकड़ोगे, क्योंकि वो क्या होता है, स्मूथ होता है, तो वो आपके हाथ से स्लिप हो सकता है। लेकिन जो कुल्हड़ जो होता है वो क्या होता है, उसकी सरफेस रफ होती है, तो वो जल्दी से क्या होता है, स्लिप नहीं होता। सपोज, है ना, सोचो, द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज, जो है वो कैसी है, टम्बलर की है वो आपकी ग्रेसी है ना, और हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल, है ना, ऑन इट। अगर उसके ऊपर जो टम्बलर के ऊपर अगर वो कुकिंग ऑयल लगा है, तो आप उसको इजी वे में नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो हाथ से फिसल जाएगा। वुड इट बिकम ईजियर टू मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, है ना, उसको होल्ड करना ज़्यादा मुश्किल है। तो जस्ट थिंक, ये कह रहा है, सोचिए, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देर इज नो फ्रिक्शन, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप उसको पकड़ोगे कैसे, उसको नहीं पकड़ पाओगे। तो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए, रोड पे चलने के लिए जो फ्रिक्शन क्या है, वो कंपल्सरी एक वैल्यू है। रिकॉल आल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन दी वेट मड्डी, है ना, ट्रैक। तो वेट और मड्डी ट्रैक पे जो वो चलना मुश्किल होता है ना। और यहाँ पे बताया वेट मार्बल पे चलना मुश्किल होता है ना, वेट मार्बल फ्लोर पे चलना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन कम होता है। कैन यू इमेजिन, है ना, तुम इमेजिन कर सकते हो, बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देर वर नो फ्रिक्शन, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम चलोगे कैसे, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन वेट मड्डी ट्रैक, है ना, उस पर कैसे चलोगे तुम, कीचड़ से भरे हुए ट्रैक पे तुम नहीं दौड़ सकते, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होती। वो क्या होता है, स्लिप करने वाला होता है, स्लिपरी होता है ना। यू कुड नोट राइट वेन, है ना, यू कुड नोट राइट, है ना, तुम नहीं लिख सकते विथ पेन, पेन से नहीं लिख सकते और पेंसिल से भी नहीं लिख सकते। इफ़ देर वर नो फ्रिक्शन, तुम्हें पता है कि चिकना जो कागज़ होता है प्लास्टिक का, ऊपर उसके ऊपर पेन नहीं चलता, है ना, चिकनी जो सरफेस है ना, उसके ऊपर जो है वो पेन नहीं चलता। तो क्यों नहीं चलता, क्योंकि पेन चलने के लिए फ्रिक्शन क्या है, कंपलसरी है। वेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चौक ऑन दी ब्लैक बोर्ड, है ना, तो जब हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन के कारण वो लिखा जाता है ना। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड की जो सरफेस है वो रफ होनी चाहिए, है ना, इट ए रफ सरफेस, है ना। तो ये जो रफ सरफेस है उसके कारण क्या है, चौक जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से चलती है। अदरवाइज जो है वो चौक उस पर जो है वो चलाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे बताया है, तो ब्लैक जो बोर्ड होता है उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए अपन उससे चौक से लिख सकते हैं। अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपन नहीं लिख पाएंगे, है ना। कुड इट हैपन, है ना, क्या होगा, इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन चौक एंड ब्लैक बोर्ड, देन जो है हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा वाले लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।